धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई बन चुके पत्रकारों की शामत आ गई है। पिछले 15 दिनों के दौरान खुद को पत्रकार कहने वाले 3 एंकरों पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। एक के बारे में आपको जानकारी जरूर होगी, जिसका नाम अर्णब गोस्वामी है। कूद कूद के बात करता है जैसे पता नहीं उसकी चेयर के नीचे करंट वाला बटन लगा रखा है कि उसके प्रोड्यूसर ने, कि जैसे वो दबाता है वैसे वो उछलता है। इसके अलावा एक FIR दर्ज हुई है सुधीर चौधरी पे, पहले भी जेल जाने का अनुभव लंबा रखते हैं वो। इसके अलावा एक FIR दर्ज हुई है अमीश देवगन पे। 10 सेकंड में जवाब दीजिए, 10 सेकंड। अरे भाई जवाब नहीं देंगे तो गोली मार देगा। एंकर है ना, एंकर बन के रे, पत्रकार की तरह बात कर। ये क्या है, उछल कूद करने लगता है। दूसरा अर्णब गोस्वामी बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये 2 लोगों पर जो FIR दर्ज हुई है, ये क्या कहानी है, क्या पूरा मामला है, वही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और कैसे बाकायदा झूठा साबित हुआ है अमीश देवगन और न्यूज़ 18 इंडिया। मैं पहले भी कई बार कई खबरों में खुलासा कर चुका हूं कि ये लोग किस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों FIR से एक चीज सबसे अच्छी निकल के आती है, वो ये कि लगता है लोगों ने अब समझ लिया है कि इनकी अकल कैसे ठिकाने लानी है। खबर के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आप इनकी अकल कैसे ठिकाने ला सकते हैं। लेकिन पहले चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में मुझे लगता है सबसे पहले जी न्यूज़ की बात कर लेते हैं। देशभक्त चैनल है साहब, राष्ट्रवादी चैनल है। इससे बड़ा देशभक्त और राष्ट्रवादी चैनल तो कोई है नहीं। हालांकि आजकल कंपटीशन चल रहा है, अमीश देवगन बड़ा है कि सुधीर चौधरी बड़ा है कि अर्णब गोस्वामी बड़ा है, क्योंकि भक्ति में भी और बड़प्पन में भी कंपटीशन हो गया। वहाँ बहुत सारे लोग पैदा हो गया। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि जब तक मुसलमान मोदी को और BJP को गाली देते रहेंगे, तब तक हिंदू BJP और नरेंद्र मोदी को वोट करते रहेंगे। मुसलमान अगर जाके BJP पार्टी में घुस जाएं तो 6 महीने में BJP पार्टी की बैंड बज जाएगी। जो बनाती है मुसलमानों से दूरी और मुसलमान उससे दूरी, इसको भी कभी सोच के देखेगा। वही यहाँ पे हो गया है, ज़्यादा हो गया। दिख रहा है कि कौन सा बड़ा भक्त है, वो साबित करने में लगा हुआ है। तो यहाँ एडिटर इन चीफ हैं आप, इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है केरल के अंदर। उस FIR दर्ज होने के बाद ये भयंकर तरीके से बिलबला गए हैं। 7 मई को इन्होंने अपने DNA में उस FIR का जिक्र किया और बाकायदा एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया और कहा जिहाद वर्सेस जी। आप इन्हीं की भाषा में सुन लीजिए। हम कोई कलाकार नहीं है, कोई एक्टर नहीं है जो किसी और के लिखे हुए शब्द या डायलॉग्स आपके सामने आकर पढ़ दें। और हमारे शब्द भी इतने सस्ते नहीं हैं कि कोई उन्हें पुरस्कार या पैसे से खरीद ले। इसलिए हम आपको किसी भी कीमत पर हमेशा सच ही दिखाएंगे और सच के अलावा कुछ नहीं दिखाएंगे। आज हम एक बार फिर जिहाद की बात करेंगे। वो जिहाद जिसका नाम सुनते ही इस देश में बहुत सारे लोग परेशान हो उठते हैं। आपको याद होगा करीब 2 महीने पहले हमने DNA में जमीन जिहाद की बात की थी और आज उसका जवाब देने के लिए देश में FIR जिहाद की शुरुआत हो गई है। आज हम आपके सामने 2 विकल्प रखना चाहते हैं। आप सच बोलने वाले जी न्यूज़ को चुनना चाहते हैं या फिर जिहाद के नाम पर नफरत और झूठ फैलाने वालों को चुनना चाहते हैं। यह सीधे सीधे एक लड़ाई है और इस लड़ाई का नाम हमने दिया है जिहाद वर्सेस जी। इसी वर्ष 11 मार्च को DNA में हमने आपको जम्मू कश्मीर में चल रहे जमीन जिहाद का सच दिखाया था। इसी DNA में इन्होंने अपना एक अंदाज और दिखाया, जिसमें अपने आप को बताया कि कैसे हमारे साथ क्या किया जा रहा है। विक्टिम कार्ड वो भी देख लीजिए। इस FIR को हम असली पुलित्जर पुरस्कार मानते हैं, क्योंकि कम से कम ये FIR सच दिखाने का नतीजा तो है। ये जो FIR दर्ज की गई है, ये IPC की धारा 295A के तहत दर्ज की गई है, जिसके तहत जी न्यूज़ पर मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे हैं। ये धारा सच बोलने वाले पत्रकारों के खिलाफ बदले की कार्रवाई का अक्सर हथियार बनती है। जब भी किसी पत्रकार को दबाना होता है, उसे सबक सिखाना होता है, तो यही धारा लगाई जाती है, क्योंकि ये धारा बहुत आसानी से लग जाती है। दूसरा, ये धारा नॉन बेलेबल है। 8 मई को यानी कि ठीक अगले दिन ताल ठोक के शाम को जो इनका शो सस्ता है, जिसमें दुकान लगा के बैठ जाते हैं 4 मुल्कों को बैठा के, उसमें इस मुद्दे पर बात की जा रही है साहब। और कहा जा रहा है कि जिहाद के खिलाफ बोलने पर FIR दर्ज होगी क्या। सुन लीजिए एंकर की जबानी। आज ताल ठोक के हमारा सवाल पूरे देश से, ध्यान से सुनिए। क्या जिहाद के खिलाफ बोलना जुर्म है क्या जिहाद के खिलाफ जी न्यूज़ को ताल नहीं ठोकनी चाहिए थी क्या? अगर जिहाद के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश हो रही है तो क्या हमें चुप रहना चाहिए था क्या?
अगर जम्मू में जमीन जिहाद की साजिश हुई, सरकारी जमीन पर संप्रदाय के आधार पर कब्जा करके जमीन जिहाद हुआ, तो हमें आंखें बंद कर बैठ जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से जी न्यूज को चुप रहना चाहिए था। अगर केरल में लव जिहाद के नाम पर हिंदू ईसाई लड़कियों को शिकार बनाया गया, उनको आतंकी साजिश के तहत उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसका एनआईए ने भी जिक्र किया, तो भी हमें शायद जी न्यूज को धृतराष्ट्र बन जाना चाहिए था, हमें चुप रहना चाहिए था। जनसंख्या जिहाद के नाम पर अगर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है, तो हमें अपने वोट से लेने चाहिए थे। अगर कट्टर जिहाद के नाम पर देश में जगह जगह आतंकी हमले हो रहे हैं, तो भी हमें इस जिहाद पर खामोश रहना चाहिए था, चुप रहना चाहिए था ना जी न्यूज को। अगर इन सभी सवालों का जवाब नहीं है, अगर आवाज उठानी चाहिए थी जिहाद से, तो ध्यान से सुन ले ये जिहादी गैंग। इस तरह की एफआईआर जी न्यूज को जिहाद का सच दिखाने से नहीं रोक सकती। जिहादी गैंग के खिलाफ ताल लगातार हम इसी तरह से ठोकते रहेंगे। इस एंकर के बारे में मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, ये बड़ा भोला सा एंकर था जब एपीबी न्यूज में हुआ करता था। उस वक्त की अगर आप इसकी वीडियो यूट्यूब पे निकालेंगे तो बड़ा सॉफ्ट लहजा था। लेकिन पता नहीं भाई साहब, जब से जी न्यूज में ऐसे भी लगता है मैं भी सुधीर चौधरी बन जाऊंगा, मैं भी रोहित सरदाना बन जाऊंगा, मैं भी एक अमीश देवगन की तरह उभर के आऊंगा, मैं भी अर्णब गोस्वामी होगा, तो खूब हाथ पैर चलाने का मौका मिल रहा है, वहां पर चला रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुल मिला के सारे वीडियो को देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि ये किस तरीके से फड़फड़ा रहे हैं, बिल बिला रहे हैं, और एफआईआर दर्ज होने के बाद दो काम में लगे हैं। एक तो साहब ये बताने में लगे हुए हैं कि देखिए हम विक्टिम हैं, हमारे पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं मुल्ला लोग, उन्हीं की भाषा में बात कर रहा हूँ, हमारे पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं मुल्ला लोग, तो हम तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, यानी कि हिंदुओं की सिंपैथी लेना। इसे कहते हैं तुष्टीकरण करना। आंखें खोलकर आपको देखना होगा कि क्या वाकई में इनकी रिपोर्टिंग उस लायक है, या जांच होने दी जाए। ये खड़े होकर कहें 56 इंच का सीना लेके बोलें कि ठीक है आपने एफआईआर दर्ज कर ली, ठोक के जांच करिए, हम तैयार हैं, जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन बिलबिलाहट, विक्टिम कार्ड और सिंपैथी गेन करने की कोशिश। दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। अब बात कर लेते हैं साहब देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क की, क्योंकि मुकेश अंबानी का है भैया, राघव बैल से खरीद लिया, 4000 करोड़ रुपए में ये पूरी कंपनी खरीदी गई। उससे पहले आपको पता ही IBN 7 होता था, खरीद लिया। पैसे वाला कुछ भी खरीद सकता है भैया। हमारे पास भी बहुत से लोगों के फोन आते हैं कि साहब आपके चैनल में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमने कहा भाई साहब हम तो 150 रुपये का चंदा मांग के ही चला लेंगे, हमें ना लगवाना किसी का पैसा, थारा पैसा लगवा लेंगे, फिर तुम कब्जा करके बैठ जाओगे, हमारी का सोच रह जाएगी, कुछ भी नहीं रहने की। वही हुआ जैसे राघव बैल को बाहर कर दिया। तो यहाँ ये अमीश देवगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है मुंबई के कुर्ला थाना में। एफआईआर की किस तरीके से दर्ज की गई बता देते हैं आपको। पब्लिक केयर फाउंडेशन के वो अध्यक्ष हैं, यानी कि उनको कह सकते हैं हम, फाउंडर मेंबर भी हैं वो उसके, और इसके अलावा ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के भी वो अध्यक्ष हैं। नाम है उनका अजीम खान। उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें लिखा गया है कि साहब 29 अप्रैल को, ध्यान दीजिएगा, कि साहब 29 अप्रैल को कुर्ला के वफाती लैन इलाके में हुई घटना को अमीश देवगन ने 1 मई के अपने डिबेट शो के दौरान वीडियो चलाकर दिखाया और कहा कि कुर्ला की मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, पुलिस वाले गए तो उनके साथ वहाँ पर बदसलूकी की है। जबकि ना वो वीडियो मस्जिद के बाहर का है, ना वो नमाजियों से उसका कोई लेना देना है, और दिन का भी फ़र्क है, क्योंकि 29 अप्रैल को जो दिन था वो बुधवार था, और इसने दिखाया कि भाई जुमे की नमाज पढ़ने की कोशिश की जा रही थी वहाँ पे। तो इसे लेकर इन्होंने कहा कि इससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, और इसने देश में एक नफरत का माहौल खड़ा करने की कोशिश की है मुसलमानों के खिलाफ, इसलिए इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्या था वो वीडियो, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। किस तरीके से इस एंकर ने वो खबर रखी थी उस दिन अपने डिबेट शो के दौरान, सुन लीजिए। और इस समय की बहुत बड़ी खबर, कुर्ला से तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर नमाज के बाद मस्जिद में लोगों की ज्यादा भीड़ थी, तो पुलिस वहां पर गई, तो पुलिस के साथ बदसलूकी की गई है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, कुर्ला मुंबई के। आइए आप देख सकते हैं किस तरह लोगों की बड़ी तादाद है, अभी कंप्लीट लॉकडाउन है, किस तरह से सीढ़ियों से लोग नीचे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर इस समय की ये बड़ी खबर है। आप खुद सोचिए, ये अपनी जान को तमाम लोग जोखिम में डाल रहे हैं और इनके साथ बदसलूकी हो रही है। हम आपको आवाजें नहीं सुनवा रहे क्योंकि आवाज के अंदर भद्दी भद्दी गालियां पुलिस को दी जा रही हैं। एक व्यक्ति अपने घर की खिड़की से खड़े होकर पुलिस को मां बहन की गालियां निकाल रहा है। सोचिए आप, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक नेता देखा, मुर्तजा नाम का, ओवैसी साहब की पार्टी का, वो गिरबान पकड़ा पुलिस वाले की। अब
यहां पर कुछ लोग पुलिस वाले को गाली निकाल रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि इतनी भीड़ जमा मत करिए, ये आपके लिए बेहतर नहीं है, लेकिन करिएगा क्या? सुन लिया आपने एंकर की जबानी। अब आपके सामने आल्ट न्यूज़ का हाल रखते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो फर्जी वीडियो होते हैं, जिन वीडियो के आधार पे कुछ गलत सलत दावे किए जाते हैं, सही दावे भी किए जाते हैं। ये उनका पोस्टमार्टम करके बताती है हाँ भाई ये सही है, ये गलत है। 5 मई की खबर है, मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूँ। अल्ट न्यूज़ ने बाकायदा अमीश देवगन के दावे को झूठ साबित किया है उस वीडियो में जो उसने दावा किया है। कैसे कैसे झूठ साबित किया है वो थोड़ा सा पहले देख लीजिए। अल्ट न्यूज़ ने बात की कुर्ला पुलिस से, तो कुर्ला पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज उनको उपलब्ध कराई जो थी 2 मई 2020 की। उस प्रेस रिलीज में जो लिखा हुआ था वो थोड़ा सा समझ लीजिए। सब इंस्पेक्टर काका साहेब नगवे अपनी पूरी टीम के साथ घूम रहे थे पाइपलाइन रोड के वफाती लेन पर, गश्त कर रहे थे। आजकल पुलिस वाले गश्त करते हैं, भैया दुकानें ना खुल रही हो, लॉकडाउन का पालन करें, लोग ज़्यादा इकट्ठे ना हो रहे। उसी दौरान एक शख्स अपने घर की दूसरी मंजिल से इनको भद्दी भद्दी गालियां देने लग जाता है। खुद को बताता है कि मैं एनआईए में हूं, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। उस शख्स का नाम बताया जा रहा है रिजवान जुबैर मेनन उर्फ रिजवान टुंडा उसका नाम है। और वो भद्दी भद्दी गालियां पुलिस वालों को देने लग जाता है, जिसका दावा आपने देखा होगा। अमीश देवगन ने भी कहा कि हम नहीं सुना सकते, माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं। माँ बहन की गालियाँ सुन के खा के एंकर जो हैं, जैसे आपने देखा होगा जहाँ के एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें वो कह रहे हैं श्वेता सिंह को 15,000 गाली दी जाएंगी, अंजना ओम कश्यप को 10,000 गाली दी जाएंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपके सामने रख देता हूँ, देख लीजिए। इतना करने के बाद भी सोशल मीडिया देख लेना, अंजना ओम कश्यप को 10,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। श्वेता सिंह को 15,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। राहुल करवर को कहा जाएगा नहीं तुम्हारा अच्छा था। ये होने वाला है। तो गालियों से आपको पता चल गया होगा, गालियां खाओ और टीआरपी बढ़ाओ। ठीक है, देखिए मुसलमान कितनी गालियां दे रहा है नरेंद्र मोदी को, इसलिए दे रहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं की बात कर रहे हैं। और हिंदुओं की बात करने पे नरेंद्र मोदी को किस तरीके से मुसलमान गाली दे रहे हैं, पत्रकार को किस तरीके से गाली दे रहे हैं, क्योंकि पत्रकार जो हैं, एंकर जो हैं, वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। इसे कहते हैं तुष्टीकरण। तो वो खुद को एनआईए का बता रहा था और इनको हड़का रहा था, गाली गलौज कर रहा था। इस पूरे मामले को लेकर इन्होंने रिजवान के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज की है। 5 मई की उसी अल्ट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हमने भी कुर्ला थाने में फ़ोन करने की कोशिश की, फ़ोन वहाँ पे पिक नहीं हो पाया। लैंडलाइन नंबर ही वहाँ पे शो कर रहा था, इससे ज़्यादा कुछ डिटेल वहाँ पे निकल के नहीं आई। तो कुल मिलाकर ये सच साबित हो गया कि वीडियो 29 अप्रैल का है, यानी कि बुधवार का है। जुमे के दिन से उसका कोई लेना देना नहीं है। एक बिल्डिंग के बाहर का है, मस्जिद से उसका कोई लेना देना नहीं है। नमाज वहाँ पे कोई नहीं पढ़ी जा रही थी। लेकिन फिर भी अमीश देवगन ने तो अपने शो में दिखाया और न्यूज़ 18 इंडिया ने इस पर अपना डिबेट किया। तो इसीलिए अमीश देवगन ही नहीं, न्यूज़ 18 इंडिया पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब यहाँ से खबर के तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। क्या लोगों ने वाकई में समझ लिया है कि इन एंकर्स की जो नफरत फैला रहे हैं समाज के बीच, हिंदू मुस्लिमों को बांट रहे हैं, देश के अंदर एक नफरत का पूरा एक इन्होंने घिनौना खेल शुरू कर रखा है, उसको सबक सिखाने का इन्होंने लोगों ने थाम लिया है। जैसे पिछले 15 दिन का आइडिया आप देखिए, मुंबई के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, उसके अलावा देश के कई और राज्यों में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज इसलिए हुई क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी की। लेकिन 56 इंच का सीना था ना अर्नब गोस्वामी, तो बात करके दिखाता भाई उद्धव ठाकरे के बारे में। राज ठाकरे के सामने बैठ के कैसे इंटरव्यू दे रहा था, कैसे आवाज़ नहीं निकल रही थी। ठाकरे के बारे में आज भी नहीं बोल पाता है। सोनिया गांधी पे हमला करना आसान है, इसलिए उन पर बोल रहा था। इसी तरीके से दूसरी एफआईआर दर्ज हो गई सुधीर चौधरी पे, इसी तरीके से तीसरी एफआईआर दर्ज हो गई अमीश देवगन पे। तो क्या लोगों ने सीख लिया है। लेकिन ये एफआईआर महाराष्ट्र, केरल और ऐसे राज्यों में ज़्यादातर दर्ज हुई हैं जहाँ पे विपक्ष की सरकार है। तो इससे सवाल पैदा होता है कि क्या भैया और जगह एफआईआर दर्ज नहीं हुई? तो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, एफआईआर दर्ज की जा सकती है। आप जाइए थाने, हमेशा इनके टीवी चैनल्स और अखबारों को ध्यान से पढ़िए। जो खबर आपको लगे कि ये खबर इन्होंने झूठी चलाई है, आप उसको सर्च करिए। जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी आपको, आप उसको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद जब आपको लगे कि वो झूठी है खबर, तो थाने जाइए, एप्लीकेशन दीजिए। हमें पता है जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वहाँ पर जाइए, रिसीविंग कर दीजिए। अगर वो रिसीव नहीं कर रहा है तो आप आला अधिकारी के पास जाइए। उस जिले का जो एसपी डीएसपी है उसके ऑफिस में एक निज़ाम होता है, सिस्टम होता है, वहाँ आप जाएंगे, वो एप्लीकेशन पे ठप्पा मार के देगा ताकि सबूत हो जाए आपके पास। 15 दिन तक अगर एफआईआर आपकी दर्ज नहीं होती है तो आप पहुँच जाइए वकील लेकर कोर्ट में। 156(3)
जिसको बोलते हैं सीआरपीसी 156/3, उसके तहत आप कोर्ट में आवेदन करिए, एक एप्लीकेशन दीजिए, कहिए कि साहब हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने भी गए, हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए एसपी कमिश्नर के पास भी गए, लेकिन हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो कोर्ट आपकी उस पिटीशन पर, उस अर्जी पर एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर देगा और एफआईआर दर्ज करके जांच करने का ऑर्डर देगा। अब इसमें और बेनिफिट क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए, सुधीर चौधरी को इस जांच में सहयोग करने के लिए जाना पड़ेगा केरल, मुकदमा लड़ने के लिए केरल जाना पड़ेगा। चलिए, हो सकता है एंटी सेपेटरी ले ले उस पर जो लगी। इसी तरीके से अमीश देवगन जो है उसको जाना पड़ेगा मुंबई पुलिस या इसके यहाँ पे तो आएगी नहीं, कहेगी यहाँ पे आ जा, और यहाँ पे आएगी तो उठा के ले जाएगी अगर ये जांच में सहयोग नहीं करेगा। तो आप सोचिए कि कंपनियों को भी एक एक वकील खड़े करने पड़ेंगे, इन लोगों को भी एक एक वकील खड़े पड़ेंगे, एक को केरल भेजना पड़ेगा, एक को मुंबई भेजना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर आप जगह जगह ऐसे लोगों पे एफआईआर दर्ज कराएंगे तो कितने वकील खड़ा करेगा, कितनी जगह जाएगा। और सारे जो झूठ ये फैला रहा है, कहीं की पुलिस तो ईमानदार से काम करेगी, और अगर ईमानदार से काम करेगी तो अकरम रईस खान आपको गारंटी से कह रहा है पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे ये लोग। लेकिन आप कसम खा लीजिए कि आपको वॉच करना है इनको ढंग से और इनकी नकेल कस देनी है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।